आज की कंपनी जो आईपीओ आया हुआ है हैप्पी फोर्जिंग्स के मैनेजमेंट से बात करेंगे। कंपनी का आईपीओ का आज दूसरा दिन है। अब तक करीब 5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। इश्यू प्राइस 808 से 850 रुपए का भाव है और 1008 करोड़ रुपए कंपनी जुटाना चाहती है। इशू का साइज़ है जिसमें से 400 करोड़ का फ्रेश इशू है और 608 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, यानी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स उसमें से एग्जिट ले रहे हैं। बातचीत करेंगे हम कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष गर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। थैंक यू नीरज। एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग सर आपकी कंपनी का नाम है हैप्पी और फोर्जिंग, है ना। हैप्पीएस्ट माइंड को सुन के ऐसा लगता है कि आईटी कंपनी की, इसका आईटी से कोई लेना देना नहीं। को फोर्ज को ऐसा सुन के लगता है कि वो फोर्जिंग कंपनी का, उसका फोर्जिंग से कोई लेना देना। आपने दोनों को जोड़ के हैप्पी फोर्जिंग बनाया। बहुत स्वागत है सर। बताइए सर, ये क्या होता है बेसिकली, फोर्जिंग में क्या काम करते हैं आप लोग, हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाइए। सो फोर्जिंग जो रहता है, इसमें हम हॉट मेटल को जो है कंप्रेशन के अंदर शेप देते हैं। तो बेसिकली जो है ये 1250 डिग्री तक हम अलॉय स्टील को हम जो है गर्म करते हैं, हीटिंग सिस्टम्स रहते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग डिजायर्ड शेप देते हैं। डिजायर्ड शेप देके हम ऑटो नॉन ऑटो पार्ट्स बनाते हैं। ये जो शेप दिया जाता है, दिस इज गिवन अंडर कंप्रेसिव फोर्स। ये प्रेस लाइंस, हेवी प्रेस लाइंस रहते हैं। तो हम 250 केजी तक का पार्ट जो है रफली 60 सेकंड्स के अंदर क्लोज डाई फोर्जिंग में बना पाते हैं। एंड दिस इज ऑटो एज वेल एज नॉन ऑटो बिजनेस फॉर अस। तो मेरे फादर ने ये बिजनेस जो है 1979 में बाइसाइकिल पेडल से शुरू किया था। वी बिलोंग टू लुधियाना। एंड उसके बाद हमारा ये बिजनेस जो है फार्म इक्विपमेंट, कमर्शियल व्हीकल, ऑफ हाईवे और इंडस्ट्रियल्स में चला गया। इंडस्ट्रियल्स में हम लोग जो है विंड पावर, ऑयल एंड गैस और रेलवेज में भी काम करते हैं। और अब जो हमारा 85% बिजनेस जो है हमारा फुल मशीन्ड प्रोडक्ट से आता है। तो ये तो एक फोर्जिंग कैटेगरी हो गई जिसमें एक रफ शेप दिया जाता है, जिसके अंदर 2 मिलीमीटर का जो है टॉलरेंस रहता है। उसके बाद हम इसको मशीन करते हैं टू अप टू 10 माइक्रोन कैटेगरी। माइक्रोन 1000 ऑफ मिलीमीटर होता है। तो द टाइप ऑफ प्रिसीजन रिक्वायर्ड टू एक्चुअली मशीन दीज पार्ट्स इज वेरी हाईटेक और इसके अंदर कोई फेलियर का चांस नहीं होता। तो जिस तरह के हम पार्ट्स बनाते हैं तो उनका फेलियर जो है स्ट्रेट अवे एक्सीडेंट कर सकता है। तो इतना क्वालिटी रिक्वायरमेंट इसमें रहता है। ओके, काफ़ी प्रेसिडेंट। तो करीब 44 साल पहले आपकी कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, तो मार्केट में बहुत लेट आ रहे हैं आप, इसकी कोई खास वजह थी क्या? मार्केट में बहुत लेट लेके आए भाई। There were 6 partners in the business when my father started this business. तो 1996 तक जो है basically my father exited these 5 partners. तो basically ये business अगर आप देखें scratch से 1996 में चालू हुआ। तो अगर आप देखें तो 96 से लेकर 2006 तक जो है केवल 100 करोड़ रुपए का टॉप लाइन था कंपनी का। और 2006 के बाद जो है कंपनी ने मेजर ग्रोथ किया। तो अगर आप देखें उस हिसाब से 14-15 टाइम्स जो है कंपनी ग्रो कर गई। इबीटा जो है 2006 में 15 करोड़ रुपए का इबीटा था। तो यू कैन सी द टाइप ऑफ ग्रोथ दैट कंपनी हैज सीन इन द लास्ट 15-17 ईयर्स। ओके सर, मैं पढ़ रहा था तो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है, फोर्जिंग की इंडस्ट्री की पूरी ग्लोबली भी अगर आप देखें बिग पिक्चर में, तो 6% के आसपास की CAGR चलेगी अगले कुछ और वर्षों तक। आप लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रोथ इंडस्ट्री से ज़्यादा कर पा रहे हैं, कैसे? तो सर हमारा पिछले 10 साल का टॉप लाइन ग्रोथ जो है वो 18-19% का है, वेयरएज हमारा इबीटा ग्रोथ जो है वो 24% के करीब का है पिछले 10 साल का कागर। तो ये जो ग्रोथ है, एक तो ये क्या, हम मशीनिंग, क्रिटिकल मशीनिंग पार्ट्स में जाने के करके हमारा जो मशीनिंग कंटेंट है वो बहुत बढ़ गया। कुल मिला के अगर आप देखें ये मशीनिंग बिजनेस कुछ 8x से ग्रो किया है पिछले 10 सालों में। गोइंग फॉरवर्ड हमारा मशीनिंग कंटेंट और मशीनिंग क्रिटिकलिटी जो है प्रोडक्ट में बढ़ते जा रहा है। तो मशीनिंग फ्रंट इन टर्म्स जो है कंपनी का जो है बिजनेस प्रोफाइल जो है वो बिल्कुल चेंज हो रहा है। दूसरी बात, जो कंपनी ने नए सेक्टर्स ऐड किए 2011 से, पहले कंपनी सीवी में काम नहीं करती थी, सीवी 2011 में ऐड किया। उसके बाद इंडस्ट्रियल में पिछले साल तक सिर्फ 3.7% का स्टेक था, जो रफली जो है 14% H1 में हो गया। एक्सपोर्ट्स की तरफ हमें मेजर ग्रोथ मिल रहा है। एक्सपोर्ट्स जो है 50 करोड़ का एक्सपोर्ट था FY21 में, जो कि ऑलमोस्ट 300 करोड़ का एक्सपोर्ट इस साल हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट हैज ऑलमोस्ट रिजन 6x इन द लास्ट 4 इयर्स। कुछ 21% डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स हो गया। तो एक्सपोर्ट साइड में हमें मेजरली फ्रॉम यूरोप वी आर सीइंग अ स्ट्रांग ट्रैक्शन। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं एंड आई थिंक दिस एक्सपोर्ट बिजनेस विल बी अराउंड 25-30% ऑफ द रेवेन्यूज गोइंग फॉरवर्ड।
in 12 to 15 months. ओके 25-30% आपका एक्सपोर्ट होगा। अच्छा टोटल आपके कितने क्लाइंट हैं और उसमें से किससे कितना रेवेन्यू आता है आपको? So सर हमारे आज की डेट में we have 66 clients in total. Top 10 clients से we generate almost 67% of our revenue. ये जो 66 clients है इसमें 10-30 clients ऐसे हैं जो हम लोगों ने पिछले 5 से 6 साल में ऑनबोर्ड किए हैं। हमारे कंपनी में एज क्रिटिकलिटी बहुत ज्यादा है। हमारा टेस्टिंग पीरियड जो है 3 से 4 साल हमें प्रोडक्ट लॉन्च और टेस्टिंग और रैंप अप में लग जाते हैं। तो केवल ये जो 30 क्लाइंट हम लोगों ने पिछले जो 5 साल में ऐड ऑन किए हैं इनसे तकरीबन आज की डेट में हमारा बिजनेस जो है 18% आता है। पिछले बिगिनिंग ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर इनसे सिर्फ 6% बिजनेस आ रहा था और यही जो 30 क्लाइंट जो हम लोगों के पाइपलाइन में है इन्हीं से कुछ 35-40% बिजनेस जो है अगले 3 से 4 साल में आएगा। So these businesses are already in pipeline and these developments are already going. We have to ramp up with in a period of next 2 to 3 years. कि आशीष जी क्या ये समझना ठीक है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में 3-4 साल लग जाते हैं, इतना प्रिसाइज है वो, और चूंकि आपके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली होते हैं जो कि 4 साल तो आप प्रोडक्ट लॉन्च करने में लगाते हैं। तो ये जो एक सवाल उठ रहा था कि कंसंट्रेशन केवल 10 पे है, 67% रेवेन्यू वहीं से आता है, तो क्या ये थ्योरी गलत है? ये कंसंट्रेशन का कोई इशू नहीं, चूँकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट या लॉन्चिंग का टाइम या इतनी प्रिसीजन टेक्नोलॉजी है कि आदमी बार बार इधर उधर जा नहीं सकता। बिल्कुल सर, ये बहुत स्टिकी बिजनेस है और कस्टमर हमारे साथ साथ R&D में पैसा वो लोग भी लगाते हैं और उनके लिए भी स्विचिंग ओवर कॉस्ट जो है वो बहुत हाई रहता है। और जो टॉप 10 क्लाइंट्स है उसमें भी हम लोग बिजनेस जो है फर्दर ग्रो करते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ हमारा बिजनेस स्केल अप हो गया और रूम नहीं है ग्रोथ का। वहां पर भी हम लोग जो है उनके मल्टीपल प्लांट्स जो है मल्टीपल लोकेशंस में बिजनेस, एक्सपोर्ट्स में भी हम लोग बढ़ा रहे हैं बिजनेस। तो दैट इज द रीजन वो कॉन्सेंट्रेशन जो है बहुत शार्पली डिक्रीज नहीं हो रहा क्योंकि वहां भी ग्रोथ आ रहा है। बट गोइंग फॉरवर्ड वी सी कि ये 50 to 60% के रेंज बाउंड रहेगा नेक्स्ट 2 years द वे दिस न्यू बिजनेस इज ग्रोइंग फॉर अस। ओके आशीष जी, ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके साथ या एक इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कि आप उनके लिए प्रोडक्ट बनाएंगे, या आपने बिल्कुल वाकायदा लिखित पढ़त में टाई अप होता है कि आपके लिए बनाएंगे, इस साल इतने साल तक बनाएंगे? सर बहुत सारे कस्टमर्स के साथ हमारे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स भी हैं और जनरल परचेज एग्रीमेंट्स भी रहते हैं। बट डिस्पाइट ऑफ एग्रीमेंट अगर उनका व्हीकल नहीं बन रहा है तो उस एग्रीमेंट का मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि क्या है कि उनका व्हीकल प्रोडक्शन होना बहुत जरूरी एंड वी हैव अ फिक्स शेयर ऑफ बिजनेस और वो शेयर ऑफ बिजनेस के अनुसार वो हम लोगों से खरीदते हैं मटेरियल। सो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन प्लेस बट साथ में जो है उनका प्रोडक्शन होना भी जरूरी है, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो एक तरीके से ये डिपेंडेंट है कि उनका काम चलेगा तो ही आपका भी चलेगा। राइट सर। यस वो तो सर देखो फॉर एनी इंडस्ट्री इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फाइनल कंज्यूमर तो अगर कॉस्ट एस्केलेशन होता है तो आप पास ऑन कर देते हैं तुरंत? हाँ सर, हमारे केस में कॉस्ट एस्केलेशन तुरंत पास ऑन हो जाता है इन केस ऑफ स्टील। इन केस ऑफ स्टील विच इज आवर मेजर रॉ मटेरियल ओनली, मतलब रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई स्टील की, लोहे की, तो फिर आप सीधे पास ऑन कर देंगे, राइट? सीधा पास ऑन हो जाता है। एक चीज बताइए सर, FY 21 से 23 के बीच में बहुत ही गजब ग्रोथ आपकी आई है, 30-40% की। ये कैसे हुआ? ये 3 साल क्या खास थे? सर हम लोग थोड़ा सा कोविड के लो बेस को देख रहे हैं, इस करके वो आपको 40-45% का भी ग्रोथ नजर आएगा। बट अगर हम इफ यू टॉक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ 10 years और लास्ट 5 years, हम लोग हमारा टॉप लाइन 18 से 19% कागर पे ग्रो किया है और EBITDA मार्जिन हमारा 24 से 25% कागर पे ग्रो किया है। सो गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो वी विल बी ग्रोइंग इन दिस रेंज और जो प्राइमरी फंड इन्फ्यूजन कंपनी में हो रहा है दैट विल हेल्प अस इन फास्ट ट्रैकिंग दिस ग्रोथ। ये जो 600 करोड़ रुपए का OFS ये कौन बेच रहा है सर? तो 600 करोड़ रुपए का जो OFS है इसमें तकरीबन 200 करोड़ रुपए का OFS हमारा प्राइवेट इक्विटी फंड है मोतीलाल ओसवाल, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था 2018 में एंड दे करंटली होल्ड 11.76% इन द कंपनी। दे आर सेलिंग एंड 400 करोड़ इज बीइंग सोल्ड बाय परितोष कुमार HUF जो हमारा एक फैमिली HUF है, इसके अंदर से ये सेल ऑफ। ओके, मोतीलाल जी इशू भी मैनेज कर रहे हैं क्या? हाँ जी सर, मोतीलाल जी इशू भी मैनेज कर रहे हैं क्या? BRL में भी है क्या वो? मोतीलाल प्राइवेट इक्विटी फंड से पैसा आया एंड दे आर आल्सो आवर इन्वेस्टमेंट बैंक। ओके ठीक है, दोनों अलग अलग एंटिटी, नॉट एन इशू। तो ये कुल मिला के तस्वीर बनती हुई दिख रही है। स्लाइस बहुत प्रिसीजन टेक्नोलॉजी की कंपनी है और उसमें लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिससे कि बहुत ये जो एक रिस्क लोग बात कर रहे थे
शायद वो नहीं होगा। आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, और बहुत शुभकामनाएं आपको आपके इशू की लिस्टिंग के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।